यूएई या फिर ईरान जिस तरीके से पश्चिम एशिया संघर्ष ने गल्फ देशों में आपसी खींचतान तनाव बढ़ाया है, इस पर नजर रहेगी कि इस तनाव को क्या भारत की कूटनीतिक क्षमताएं कम कर पाएंगी। ट्रंप ब्रिक्स पर अमेरिकी विरोधी समूह का आरोप लगाते रहे हैं और इस वक्त ट्रंप चीन की यात्रा पर हैं और ऐसे में भारत में हो रही ये अहम ब्रिक्स बैठक भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। बड़ा सवाल ये कि क्या दुनिया को आर्थिक मंदी से बचा लेगा ब्रिक्स। आइए स्वागत कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जेएनयू से फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट और हमारे साथ प्रोफेसर ब्रह्मदीप पलूने भी जुड़ रहे हैं फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और शुरुआत में स्वर्ण सर आपसे करना चाहती हूँ। जब दुनिया के ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस की बात हम करते हैं और ब्रिक्स का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता रहा है, बल्कि जब से कह सकते हैं कि होर्मुज की नाकेबंदी हुई, वहाँ पर ईरान ने ब्लॉकेट किया, उसके बाद से ये अपेक्षाएं तो ब्रिक्स से ही लगाई जा रही थी और अब ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक हो रही है जिसकी अध्यक्षता जयशंकर करने वाले हैं। भारत की कूटनीतिक क्षमता का कह सकते हैं कि एक तरह से परीक्षा भी और प्रदर्शन पर भी नजर बनी रहेगी ऐसे में। जी धन्यवाद नेहा जी पहले तो, और ये आपने बिल्कुल सही कहा कि 2023 में जब ब्रिक्स का विस्तार शुरू हुआ और नए सदस्य उसमें जोड़े गए, तभी से ब्रिक्स को ऊर्जा को लेकर एक बहुत ही अहम गुट के नज़र से देखा जाता है, क्योंकि उसमें सऊदी अरेबिया, ईरान और यूएई शामिल हैं जी, जो बहुत बड़े स्तर पर ऊर्जा का निर्यात करते हैं। और पहले से ही भारत और चीन हैं जो दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा का आयात करते हैं। तो ऊर्जा को लेकर क्या सोच है ब्रिक्स की, ये ईरान युद्ध से पहले ही अहम हो गया था एक तरह से। अब जब ईरान युद्ध हो रहा है तो उसमें जाहिर है कि दोनों तरफ के इसमें देश शामिल हैं। आप देखें कि लगातार यूएई पर ईरान की तरफ से हमले भी हुए हैं, सऊदी अरेबिया पर भी हुए हैं जी। सऊदी अरेबिया को सदस्य बनाने का निमंत्रण दिया गया है, उसने अभी स्वीकार नहीं किया है। तो सीधी जो बातचीत सदस्यों के स्तर पर होती है उसमें यूएई और ईरान का तनाव लगातार इस विषय को लेकर बना रहता है। शुरू से ही ईरान ने भारत से अपेक्षा की है कि ब्रिक्स के मंच पर वो एक तरह से एक सहमति बनाने की कोशिश करे, जिससे एक तरह से अमेरिका और इजराइल को कंडेम किया जा सके, जो कि शायद संभव नहीं है, आसान नहीं है, मुश्किल काम है कि इस तरह का यदि सभी देश, सभी सदस्य इस बात को मानेंगे। तो इसीलिए आपने देखा कि पिछले महीने जब उप विदेश मंत्रियों की बैठक हुई ब्रिक्स के देशों की इस न्यू दिल्ली में जी, तो कोई भी आम सहमति नहीं बन पाई और जो अध्यक्षता कर रहे थे उन्होंने केवल चेयर की समरी एक तरह से पेश की। तो संभावना हो सकती है कि जब विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर अध्यक्षता करेंगे कल और परसों इस विदेश मंत्रियों की बैठक की, तो शायद फिर से एक बार वैसा ही हो कि एक तरह से एक सहमति ना बने और जॉइंट स्टेटमेंट ना हो पाए। और ये लगातार कोशिश बनी रहेगी भारत की तरफ से। और इसीलिए आप देखें कि लावरोव जो विदेश मंत्री रूस के हैं और ईरान के विदेश मंत्री भी दोनों दिल्ली में होंगे और दोनों शायद प्रधानमंत्री से मिलने वाले हैं, जो अपनी यात्रा इस बार शुरू कर रहे हैं यूएई जाने से जी। तो पूरी एक तरह से परोक्ष रूप से भारत की कोशिश है कि किस तरह से ईरान युद्ध को एक तरह से उसमें स्थिरता लाई जाए या उसको किसी तरह से युद्ध विराम से आगे बढ़ाकर शांति की प्रस्तावना रखी जाए उसके सामने। पर उसके साथ साथ एक मैं छोटी सी बात जोड़ दूं कि ईरान युद्ध ही केवल उद्देश्य नहीं है ब्रिक्स का जी। और भी कई उद्देश्य हैं, मुद्दे हैं ब्रिक्स के जिन पर लगातार एक सहमति बनती रहती है। और उसमें दो जो सबसे बड़े मुद्दे जो लगातार आगे बढ़ते रहे हैं, वो पहली बात तो ये कि भारत अपनी एक तरह से उसमें ब्रिक्स में पोजीशनिंग करता रहता है और कर रहा है कि किस तरह से भारत एक पुल का या ब्रिजिंग का काम करता है, नॉर्थ साउथ को, ईस्ट वेस्ट को, जो उनमें खाई है उसको पाटने में, और किस तरह से लगातार कोशिश करता है कि साउथ को, ग्लोबल साउथ को उसमें जोड़ा जाए। और दूसरी बात जो बड़ी ख़ास है वो ये कि वो हमेशा से कोशिश करता है कि ब्रिक्स को एक तरह से
पश्चिमी देशों का विरोधी दल ना देखा जाए। वो रिफॉर्म्स करना चाहता है, रिफॉर्म उसकी एकदम बड़ा उद्देश्य भी है, पर ये रिफॉर्म्स एंटी वेस्ट नहीं है, अल्टरनेटिव या अलग है वेस्ट से। ये बात भारत लगातार आगे बढ़ाना चाहता है। तो उस तरह से जो दूसरे उद्देश्य ब्रिक्स के हैं उन पर लगातार आप देखें कि बात आगे बढ़ी है और उस पर सहमति आगे बढ़ेगी और कोशिश होगी कि क्या एजेंडा होगा, क्या सोच साझी होगी, जब शिखर वार्ता होगी सितंबर में, उसकी नींव इन विदेश मंत्रियों की आपसी बातचीत में रख दी जाएगी। जी बिल्कुल। एक छोटा सा ब्रेक लूंगी, इससे पहले ये ब्रेक के बाद लौटते हैं स्ट्रेट टॉक के साथ। स्वागत है आप सभी दर्शकों का और चलेंगे प्रोफेसर स्वर्ण सिंह के पास। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, भारत की कूटनीतिक क्षमता का प्रदर्शन हमने देखा है, कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों के जरिए देखा है, और इस वक्त क्योंकि ईरानी विदेश मंत्री नई दिल्ली में इस बैठक में शामिल हो रहे हैं तो ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, और ऊपर से ये इंडियन प्रेसिडेंशियल जो है उसमें हो रही है, संपन्न हो रही है, तो इसकी अहमियत को आप कैसे आंक रहे हैं? क्या भारत की जो कूटनीतिक क्षमताएँ हैं, ईरानी विदेश मंत्री के नई दिल्ली में होने का कोई अवसर या फिर इसका लाभ कम से कम भारत की जो ऊर्जा ज़रूरतें हैं, रशिया भी है, ईरानी विदेश मंत्री भी हैं, भारत से क्या अपेक्षा की जा सकती है? देखिए, आपने भारत की कन्वीनिंग पावर का जिक्र किया जी। तो 28 फरवरी से जब से ये युद्ध ईरान में शुरू हुआ तो मुझे लगता है कम से कम 1 दर्जन बार भारत के विदेश मंत्री की बातचीत ईरान के विदेश मंत्री से हो चुकी है जी। उसके अलावा इस क्षेत्र के दूसरे देशों के जो विदेश मंत्री हैं उनसे भी लगातार वो संपर्क में हैं। प्रधानमंत्री खुद कई राष्ट्राध्यक्षों के साथ लगातार संपर्क में रहते हैं। और अब आप देखें कि जब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची दिल्ली में होंगे कल से, तो कल वो शायद प्रधानमंत्री मोदी से भी एक बैठक में मिलेंगे। और उसके बाद जो विदेश मंत्री का यूरोप का दौरा था उसमें अब थोड़ा सा फेरबदल किया गया है। प्रधानमंत्री अपनी यात्रा की शुरुआत यूएई से करेंगे, क्योंकि ये जो ईरान युद्ध में ब्रिक्स में जो तालमेल नहीं बन पा रहा है उसमें ईरान और यूएई का जो टकराव है वो बहुत बड़ा कारण है एक तरह से। तो लगातार भारत उसमें कोशिश कर रहा है कि किस तरह से कुछ सहमति संभव हो। और दूसरी बात कि दो जो बड़े देश ब्रिक्स के हैं, चीन और रूस, वो खुलकर ईरान का समर्थन कर रहे हैं जी। वो ईरान के साथ है। तो इस तरह से अंदर में जो सहमति नहीं बन पा रही है वो एक बड़ी चुनौती है। पर शायद ये भी कहना सच होगा कि ईरान के युद्ध को लेकर पूरे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो उथल पुथल है वो शायद ब्रिक्स के सम्मेलन की खबरों में बहुत ज़्यादा छाया हुआ है जी। ऐसा नहीं कि दूसरे काम ब्रिक्स में नहीं हो रहे, दूसरे काम ब्रिक्स में हो रहे हैं जी। शायद की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान, जब भारत की कन्वीनिंग पावर की आप बात करते हैं जी, कि मेजबानी कितने अच्छे से कर पाता है, तो जो दूसरे मुद्दे हैं, जो दूसरे मंच हैं, जिस तरह से आप देखें न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ब्रिक्स का, उसका जो सेक्रेटेरिएट है वो शंघाई में है, उसका है। उसके अलावा एक कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट्स है। ब्रिक्स का अपना शेरपास का और फॉरेन मिनिस्टर्स का एक प्रोसेस है जी। ब्रिक्स का बिजनेस काउंसिल है, उनका ब्रिक्स का थिंक टैंक काउंसिल है, ब्रिक्स का एकेडमिक फोरम है, ब्रिक्स का पार्लियामेंट्री फोरम है, ब्रिक्स का काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप है, ब्रिक्स का हेल्थ कोऑपरेशन मैकेनिज्म है, ब्रिक्स का साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन फ्रेमवर्क है, ब्रिक्स का एनर्जी कोऑपरेशन प्लेटफॉर्म है, ब्रिक्स का पेमेंट एंड फाइनेंशियल कनेक्टिविटी और पीपल टू पीपल मैकेनिज्म। कितने सारे और मैकेनिज्म है जो लगातार आपस में अपना तालमेल बनाकर बैठ के कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, चीज़ों को धीरे धीरे आगे बढ़ाने की कोशिश उसमें लगातार हो रही है जी। तो जब भारत की कन्वीनिंग ताकत की आप पावर करते हैं कि मेज़बानी कितने अच्छे से करने में सक्षम है जी, तो हाँ, ये जो बड़ा जटिल मुद्दा है ईरान का वो बना हुआ है, उस पर टकराव भी है सदस्यों में। पर ये अब 11 सदस्य और 11 और हिस्सेदार देश जो ब्रिक्स में अब हैं और कितने और देश जो उसमें जुड़ना चाहते हैं, वो मुझे लगता है लगातार ब्रिक्स की जो एक तरह से मान्यता है, जो साख है, उसकी तरफ थोड़ा सा इशारा करते हैं। अब वो अलग से अपनी करेंसी नहीं जारी कर रहे हैं, क्योंकि उनमें फिर से कुछ देश चाहते हैं, चीन चाहता है कि एक ब्रिक्स की करेंसी होनी चाहिए, और भारत चाहता है कि ब्रिक्स को अपनी एक करेंसी इतनी जल्दी नहीं लागू करनी चाहिए।
अपनी जो लोकल करेंसीज हैं अपने व्यापार में पहले उसका इस्तेमाल करना चाहिए। उसकी वजह ये भी है, आपने देखा होगा कि इससे पहले जो एकदम जो एडवांस्ड कंट्रीज हैं यूरोप के, उन्होंने भी एक समय में अपना एक यूरो लॉन्च किया था। अब यूरो तो डॉलर को रिप्लेस नहीं कर पाया, वो देश भी आज डॉलर में करते हैं अपना व्यापार, कुछ हद तक यूरो का भी इस्तेमाल होता है। तो धीरे धीरे लगातार चीन और भारत और रूस, आप देखें कि आज तो भारत जो तेल मंगा रहा है ईरान से, वो चाइनीज युआन में मंगा रहा है जी। ठीक उसी तरह से जब तेल खरीदता है चीन ईरान से या रूस से, तो वो युआन में खरीदता है। तो धीरे धीरे लोकल करेंसीज का इस्तेमाल बढ़ाने की कोशिश है। भारत भी करीब 1 दर्जन देशों के साथ रुपए में व्यापार करना शुरू कर रहा है। भारत का यूपीआई बहुत से देशों में इस्तेमाल हो रहा है। तो जो बदलाव लाने की कोशिश है वो कन्फ्रंटेशन के नजरिए से नहीं है, धीरे धीरे बदलाव लाने की कोशिश है। और भारत उसमें हमेशा कहता है कि ये बदलाव लाने की कोशिश पश्चिमी देशों के विरोध में नहीं है, चीजों को और सुधारने के लिए है। और जो ग्लोबल साउथ है, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनको भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लेने के लिए। वो भारत की लगातार धीमे से कोशिश बनी रहती है। तो हमें शायद केवल ईरान युद्ध पर सहमति न बनते हुए को लेकर इसको आंकलन नहीं करना चाहिए कि भारत की कन्वीनिंग पावर है या नहीं है जी। कुल मिलाकर जितने विषय ब्रिक्स देश आपस में सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें कितने विषयों पर भारत सहमति बनाने में सक्षम है या सफल है, वो भी मुझे लगता है उस पर एक बार नजर दौड़ाना जरूरी हो जाता है। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, मेरा सवाल कि अगर ब्रिक्स कमज़ोर होता है या फिर इस वक्त कोई एक राय नहीं बना पा रहा है, तो फिर जियोपॉलिटिक्स में भारत की स्थिति और ब्रिक्स देश जिसमें रूस, चीन, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका और जिस तरीके से 11 देशों का विस्तार हुआ इस समूह में, उन सभी के फिर और सऊदी अरब तो फिर इसमें स्मार्ट साबित हो जाएगा कि उसने अभी तक सदस्यता ही नहीं ग्रहण की, बेशक किसी भी मजबूरी में, अमेरिका की मजबूरी क्यों ना हो। जी बिल्कुल। आपने ब्रेक में जाने से पहले नेटो का जिक्र किया था नेहा जी। तो नेटो जो सबसे ज़्यादा सक्षम, ताकतवर और अच्छा एक तरह से संगठन माना जाता है, आपने देखा कि पिछले कुछ सालों से उसमें भी लगातार दरारें आती नज़र आ रही हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि विश्व का शायद इतिहास में आज भी कोई भी ऐसा संगठन नहीं मिलेगा आपको जिसमें हमेशा से सारे सदस्य एक मत से ही बात करते हों। लगातार अलग अलग उद्देश्यों से देश आते हैं, शामिल होते हैं जी। अपने राष्ट्र हितों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हाँ, कभी कभी कुछ संगठनों में किसी समय में ज़्यादा अच्छा तालमेल होता है, कभी कभी टकराव बढ़ जाता है जी। तो ब्रिक्स का जो अंदरूनी जो थोड़ा सा टकराव आप देख रही हैं, वो एक तो सदस्य बढ़ाने की वजह से और दूसरा ईरान में युद्ध होने की वजह से सामने उभर कर आया है, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर क्या उससे ब्रिक्स कमज़ोर हो जाएगा? मुझे नहीं लगता। मुझे ये लगेगा कि यदि आपको कोई संगठन नजर आए जो लगातार एक ही मत में बात करता हो, तो मुझे शंका वहाँ होगी कि कैसे संभव है, क्या कोई एक सदस्य सबको डरा धमका कर एक मत में बात करने की कोशिश करवा रहा है क्या? नहीं तो लोकतांत्रिक तरीके से हमेशा अलग अलग भाषा, अलग अलग उद्देश्य, अलग अलग राष्ट्र, हमेशा सभी संगठनों में थोड़ा बहुत टकराव उसमें हमेशा से नजर आता है जी। और दूसरी बात, यहाँ तक कि ब्रिक्स का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो योगदान है या प्रभाव है, उसको आप कैसे देखते हैं? कम हो रहा है या बढ़ रहा है? जी। तो मोटे तौर पे जिस तरह से देश लगातार एक तरह से कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को ब्रिक्स के साथ जोड़ लें, हम देखें कि 2010 के बाद ब्रिक्स ने खुद कोशिश की कि अपनी सदस्यता को बढ़ाया न जाए। कई देशों ने लगातार कोशिश की। 2023 में जाकर करीब करीब 12 या 13 साल बाद उन्होंने ये खोली अपनी सदस्यता। तो अचानक 6 देश उसमें और जोड़े गए। पहले हालांकि इंडोनेशिया भी थोड़ा असमंजस में था, पर अब शामिल हो गया पिछले साल जी। सऊदी अरेबिया अभी भी ये कहना चाहता है कि वो अभी समझने की कोशिश कर रहा है कि इसके क्या मायने हैं जी। तो उन्होंने सदस्यता से नकारा नहीं, हटे नहीं है वहाँ से वो।
तो उसमें एक कारण हो सकता है कि उसके जो अमेरिका के साथ बड़े खास संबंध हैं उनका प्रभाव है क्या कि ब्रिक्स में शामिल होने से थोड़ा वो एक तरह से झिझकता हुआ नजर आता है, पर लगातार बैठकों में वो शामिल रहता है जी। 11 दूसरे हिस्सेदार देश जुड़ चुके हैं, तो यदि इस तरह से कई देश लगातार जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं ब्रिक्स के साथ और उसको एक ग्लोबल साउथ का खास संगठन विश्व में माना जाता है, तो मुझे लगता है कि ये बढ़ती हुई मान्यता की ओर संकेत करता है। हाँ, वो क्या अचानक चीजों को बदल देगा या बदलाव ला सकता है, वो कोशिश ही नहीं है। इन देशों की कोशिश ही ये है कि धीरे धीरे कोशिश की जाए, अचानक कुछ चीज़ों को ना उथल पुथल ना की जाए, धीरे धीरे बदलाव लाया जाए, और वो उसमें कोशिश कर रहे हैं। मैंने जैसे कहा कि लोकल करेंसीज का वो अब और इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं। एक उदाहरण और जो मैं आपसे साझा करना चाहूँगा, पिछले 20 वर्षों में जो इंट्रा ब्रिक्स व्यापार की हम बात करते हैं जी, इन देशों में आपस में कितना व्यापार हो रहा है, वो $5 बिलियन से बढ़कर $75 बिलियन हो चुका है। तो इंक्रीमेंटली चीजें बदली हैं। उसमें ये भी साफ जाहिर है कि चीन अकेला जो है उसकी जीडीपी बाकी 9 या 10 देशों के मिलाकर देखें उससे भी ज्यादा है जी। तो जाहिर है कि दूसरे देशों को कभी शंका भी होती है कि क्या चीन इस मंच को अपने राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है जी। वो मैंने कहा कि हर देश उस मंच पे यही सोच कर आता है कि अपने राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाएगा, जिसकी ज्यादा क्षमता होती है वो उस मंच को उतना ज्यादा इस्तेमाल कर पाता है जी। तो ये जो चीजें हैं ये लगातार तनाव बना रहेगा, उसको सुलझाया कैसे जाएगा। इसीलिए भारत अपने आप को एक तरह से इस तरह से पेश करता है इस मंच पर कि भारत सबको साथ लेकर आगे बढ़ने की कोशिश में है। उसमें समय लग सकता है, पर यह कोशिश नहीं है कि उसमें अलग अलग खेमे बांट दिए जाएं और किसी तरह से जोर जबरदस्ती से चीजों को मनवाया जाए। तो ये जो सोच है कि क्या भारत ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई को लेकर बात कर सकता है, तो सऊदी अरेबिया तो पहले उसमें सदस्य है नहीं अभी तक जी। तो बातचीत का स्तर यूएई और ईरान के साथ रहेगा। और मैंने आपको अभी अभी इशारा किया कि भारत के प्रधानमंत्री अभी कल जो हैं वो ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से मिलने वाले हैं जी, बिल्कुल। और उसके बाद उन्होंने खास अपना बदलाव किया है अपनी विदेश यात्रा में कि वो यूएई पहले जाएंगे जी। तो क्या उसकी इशारा क्या है कि यूएई के साथ मिलकर वो क्या कुछ तालमेल और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो ये भारत लगातार कोशिश ही कर सकता है, उसमें कोई उसको डिक्टेट नहीं कर सकता है कि किस तरह से हम अध्यक्ष हैं, अध्यक्षता हमारे पास है तो हम ब्रिक्स को किस तरह से चलाएंगे जी। सबको साथ लेकर आगे बढ़ना होगा। उसमें लगातार ये टकराव हमेशा से हर संगठन में बने रहते हैं और ब्रिक्स में भी हैं जी। बिल्कुल ऐसे समय में जब बीजिंग में ट्रंप की यात्रा हो रही है, ब्रिक्स की इस बैठक को क्या किसी खास प्रोडक्टिविटी की भी अपेक्षा की जा सकती है, क्योंकि अमेरिका तो ब्रिक्स को अमेरिका विरोधी मानता है, ट्रंप विरोधी मानते हैं। तो ऐसे में नई दिल्ली से या फिर ये आपको लगता है कि सिर्फ खाना पूर्ति हो सकती है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि ईरानी विदेश मंत्री प्रधानमंत्री से मिलने वाले हैं, लेकिन जब ब्रिक्स के विदेश मंत्री मिलेंगे तो जो दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन पर ज़्यादा फोकस हो सकता है जी। ये आपने बिल्कुल बड़ा अच्छा एक इशारा किया कि चीन की तरफ से प्रतिनिधि मंडल आ ही नहीं रहा। तो वहाँ के जो राजदूत दिल्ली में हैं शूफई होंग जी, वो प्रतिनिधित्व का एक तरह से भार संभालेंगे उसमें जी। तो वो शायद इशारा करता है कि चीन क्या अमेरिका के साथ बातचीत को ज़्यादा अहमियत देता है या फिर वो ब्रिक्स में भी अपनी सदस्यता को बनाए रखना चाहता है। आपको याद होगा कि G20 के सम्मेलन में भी शी जिनपिंग जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं वो नहीं आए थे, वहाँ के प्रधानमंत्री शामिल हुए थे जी, तो इन चीज़ों से कभी कभी इस तरह का विश्लेषण सामने निकलता है कि जो विशेषज्ञ हैं वो इशारा करते हैं कि चीन को जब चुनाव करना पड़ता है कि राष्ट्रपति ट्रंप से उनकी मुलाकात किस तरह से होगी या ब्रिक्स के एक विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में वो किस तरह से शामिल होगा, तो क्या उसका रुझान जो है वो अमेरिका की तरफ नजर आता है। ऐसा कह भी सकते हैं कि शायद इस तरह से हो रहा है जी। हालांकि ये भी जानना जरूरी है आपके दर्शकों के लिए कि जो राजदूत चीन भारत भेजता है
कम से कम 20-25 साल से ये एक तरह से देखा गया है जी। वो काफी वरिष्ठ एक तरह से वहाँ के अफसर होते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि यहाँ से राजदूत जब वापस बीजिंग जाते हैं तो उनको विदेश मंत्री बनते हैं वहां जाकर। तो ये चीज ऐसा है कि राजदूत बिल्कुल छोटे स्तर के वहाँ के प्रतिनिधित्व है ऐसा भी नहीं है। जी जी। तो इस तरह से उसको समझने की जरूरत है। तो एक तरह से संतुलन चीन बनाने की भी कोशिश कर रहा है उसमें। जी जी बिल्कुल, चीन संतुलन बनाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन फिर बात आ जाती है कि ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक, और ईरान भी कोशिश ज़रूर करेगा कि वो अपने समर्थन में इन सदस्य देशों को जो है वो किसी तरीके से अपने पाले में या फिर पक्ष में कर सके। पाकिस्तान ने किस तरीके से ईरानी जहाज को जो है छिपाया, अब ये रिपोर्ट पर भी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है काफ़ी ग्रिल कर रही है पीट हेग्सेथ को भी, और ट्रंप से भी सवाल पूछा जा रहा है कि आपने पाकिस्तान का चयन क्यों किया। ऐसे में प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, थोड़ा सा मैं समझना चाहती हूँ कि आप बहुत अपेक्षाएं लगा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, जो राष्ट्रीय से भी मिलने वाले हैं, और उसके बाद अपनी 5 देशों की यात्रा में पहला पड़ाव जो है उनका UAE में है। जी ऐसा नहीं है नेहा जी, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि विश्लेषण तथ्यों के आधार पर होना चाहिए जी। और मोटे तौर पे मैं और ब्रह्मदीप जी कोई दोनों अलग बात नहीं कर रहे। जी जी। ब्रह्मदीप जी के कोशिश कर रहे हैं कि ग्लास कितना खाली है उसकी तरफ ध्यान दिलाया जाए। मैं कह रहा हूँ ग्लास में कितना भरा हुआ है, तो आधा गिलास खाली है और आधा भरा हुआ है। ये हम दोनों एक तरह से इसी पर बात पर आधा गिलास जो पानी है वो जल्दी समाप्त ना हो जाए और लोग प्यासे न मर जाए, इसकी ओर भी थोड़ा सा जो है, क्योंकि दुनिया पहले ही संकट का सामना और आर्थिक मंदी की बात हो रही है। जी उसमें नेहा जी जो मैं कह रहा हूँ वो ये कि लगातार बूंद बूंद ग्लास का पानी जो है वो बढ़ता हुआ नजर आता है, क्योंकि कई और देश इसमें लगातार जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जी। तो ये बात एक तरह से आपस में सटीक बैठती है। और ऐसा नहीं कि चिंताएं नहीं है, चिंताएं भी ब्रिक्स में हैं। कई तरह की चिंताएं हैं, पर आपने जैसे जिक्र किया अभी कि यूरो लॉन्च हुआ था एक समय में जी। तो यूरो तो रिप्लेस नहीं कर पाया डॉलर को। आज भी पूरा विश्व जो है व्यापार ज्यादातर जो है 90% के आसपास डॉलर में हो रहा है, और दुनिया भर में जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो भी ज्यादातर डॉलर में है। तो क्या ब्रिक्स देश इसी एक उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ें और सीधा टकराव की रणनीति अपना लें? स्थिति में नहीं, वो संभव नहीं है, क्योंकि भारत की आप देखें अमेरिका के साथ भी लगातार जुड़ा हुआ है। भारत का सबसे ज्यादा आयात कहाँ से होता है? चीन से। आप अगले 4 देशों का कुल आयात जोड़ भी लें तो भी भारत चीन से ज्यादा आयात करता है। जी। भारत का सबसे बड़ा निर्यात कहाँ होता है? अमेरिका में। भारत की सबसे ज्यादा हिस्सेदारी किससे है? अमेरिका से। जी। तो विदेश नीति में कोई भी आसान विकल्प नहीं होते कि आप आज ये कह दें, कल ये कह दें, आज इस खेमे में चले जाएं, परसों दूसरे खेमे में चले जाएं। जी। लगातार धीमे धीमे आपको बदलाव लाने की कोशिश करनी चाहिए, और वही भारत करने की कोशिश में है जी। कि किस तरह से इन सब देशों को साथ रखा जाए। जी। और यहाँ तक ये बात है कि ब्रिक्स को एकमत होकर बात करनी चाहिए ईरान युद्ध पर। जब तक वहाँ UAE बैठा है जो हमले झेल चुका है, या सऊदी अरेबिया उसमें शामिल है, वो एकमत तो संतुलित बयान अपेक्षा की जा सकती है कि आप UAE को भी शामिल कर ले, और ईरान पर जो वहां पर हमले हुए, नागरिक ठिकानों पर, स्कूल पर हमला हुआ, एक संतुलित बयान की अपेक्षा। जी। कोशिश नेहा जी ये होगी कि परोक्ष रूप से भाषा का इस्तेमाल करके कि हिंसा कम होनी चाहिए, क्षेत्रीय संतुलन या स्थिरता बनी रहनी चाहिए, इस तरह की भाषा यदि इस्तेमाल करके कोई संयुक्त बयान जारी हो जाए तो अपने आप में बड़ी अच्छी बात है। पर किसी एक खेमे को गलत करार करना वो संभव नहीं है। बिल्कुल। समय समाप्त हो गया। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, आपका भी बहुत बहुत आभार।